फतेहपुर जनपद में नहीं रुक रहा चोरी का सिलसिला, लगातार हो रही चोरियां, चोरों के हौसले बुलंद। अब फतेहपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि चोरों ने फतेहपुर में आरटीओ ऑफिस पर ही धावा बोल दिया। चोरों ने कैश रखने वाली चेस्ट को उखाड़ फेंका, सीसीटीवी कैमरों के तार काटकर सीटीआर साथ ले गए। वहीं चोरों के हाथ कैश नहीं लगा। आपको बता दें, चौकीदार को कमरे में बंधक बनाकर आरटीओ ऑफिस में घटना को अंजाम दिया गया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। बता रहा था कि शायद पीछे मैदान में जो पाइप लगे हैं उसके सारे छत पे आया और इसको कैप्चर किया, अपने कब्जे में लिया। लाने के बाद ये तत्काल रूप से उसको घसीटते हुए नीचे लाया है और नीचे हमारे आरआई साहब जो व्यक्ति हैं उनके सामने एक बाथरूम बना है, उसके अंदर उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने हमारे ख्याल से आरटीओ साहब के कमरे में जो चेस्ट रखी थी हमारा, जिसमें कि कैश रखा जाता था, जब कभी बैंक बंद रहती थी तो चेस्ट में रखा जाता था। उन्होंने सबसे पहले चेस्ट पे वार किया, चेस्ट को तोड़ने की कोशिश की। जब वो नहीं टूटा तो उन्होंने क्या किया, हमारे ख्याल से उनके पास हथियार भी थे जिसके द्वारा उन्होंने सब्बड़ से पूरी चेस्ट उखाड़ दी और उसका वजन भी ये मान के चलिए कि पौने दो कुंतल के लगभग रहा है, जिसको कि अमूमन ये मान सकते हैं कि 3 से 4 आदमी तो उठा नहीं सकते। तो गणना ये की जा रही है कि 5 से 6 लोग होंगे जो उनको पूरा उखाड़ ले गए। हमारे जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसके बाकायदा सारे तार काट दिए। हमारे यहाँ जो इंटरकॉम काउंटरों पे थे उसको भी उन्होंने तोड़ा, दराजें भी चेक की और इसके बाद हमारा सीडीआर पूरा उखाड़ के साथ में ले गए। इसके बाद कैश हमारे चेस्ट में 1 रुपया भी कैश नहीं था, क्योंकि 3 सैटरडे को जिस दिन बैंक था 3 बजे हम लोगों ने कैश भेज दिया था, तो उसमें कोई भी पैसा नहीं रखा था। इसमें बस जो यहाँ प्यून है आपका, इसको क्या चोट भी लगी है कुछ? हाँ, वो बता रहा है। हमारे सीओ साहब और एडिशनल एसपी साहब आए थे तो उन्होंने जब पूछ रहे थे तो मैं भी वहीं खड़ा था। उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ कैसे क्या किया, तो उसने घटना में बताया कि मुझे सीने पे लात मारी है और मेरे राइट साइड पे किसी धातु से वार किया। हाँ, अब आज अभी उसको ले गए हैं, उसका मेडिकल हो रहा है। अब इसके बाद ही देखिए जो भी साक्ष्य फॉरेंसिक टीम आई है कुछ साक्ष्य ले गई है, उसमें बाकायदा जो तोड़ने के हमारा जो चेस्ट पे वो लगा रहता है, क्या नाम है आपके, कुंडे के कुछ कण मिले हैं जिसको तोड़ने की कोशिश की गई, तो उसको फॉरेंसिक टीम ले गई है जाँच है। और बाबूजी आप जो है किस पद पे हैं? मैं यहाँ पर वरिष्ठ सहायक पद पे हूँ, इस कार्यालय का प्रभारी हूँ, बड़ा बाबू। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एसबी सिंह है। मैं पिछले 2 वर्ष 2000 जून 18 से यहाँ पर कार्यरत हूँ। मुझको जब सुबह जानकारी हुई तो सबसे पहले मैंने आरटीओ साहब को तत्काल बताया। फिर मैं आरटीओ साहब, हमारे एक बाबू श्री विनोद कुमार भी एक साथ कार्यालय में आए, तो आरटीओ साहब ने दरोगा जी की एक गाड़ी खड़ी हुई थी कार्यालय के अंदर। फिर फॉरेंसिक टीम, सीओ साहब, एडिशनल साहब, सभी अधिकारी आ गए, जांच हुई है और अपना रिपोर्ट ले गए। बुलंदशहर जनपद के खुर्जा क्षेत्र के गांव फराना में बंद पड़ा सरकारी अस्पताल। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे अस्पताल बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ खुर्जा गांव फराना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। गांव के लोगों के मुताबिक लगभग 12 साल पहले बना था यह अस्पताल। सिर्फ कहने को अस्पताल है, लेकिन आज तक नहीं आया यहाँ कोई डॉक्टर। गांव की जनता है परेशान, जाना पड़ता है खुर्ज जटिया अस्पताल। गांव के ही एक गरीब व्यक्ति के पास अपना मकान न होने के कारण साफ सफाई करके अपने परिवार के साथ बसेरा कर रहा है। ग्राम प्रधान के कहने के बाद भी नहीं हो रहा कोई समाधान। इंडिपेंडेंट इंडिया की टीम जब गांव में पहुंची तो गांव के ही लोगों ने बताया हाल, जिसमें सुरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, अवधेश कुमार, सुमित, लोकेश आदि लोग रहे मौजूद। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ तरुण कुमार की बुलंदशहर से ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज आए हुए हैं फराना गांव में और ये फराना गांव खुर्जा तहसील के अंतर्गत आता है, जिसमें कि एक सामुदायिक हॉस्पिटल है, उसकी हालत
बहुत ही है झज्जर और ग्रामीण हैं परेशान। और आला अधिकारियों को सबको जानकारी होने के बाद भी आला अधिकारी हैं मौन। आइए जानते हैं गांव वालों की राय। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं गांव फराना का निवासी हूं जी। और यहाँ ये जो आप मेरे पीछे जरा कैमरा दिखाएंगे, पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, लेकिन सिर्फ नाम का ये केंद्र बना हुआ है। यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना किसी तरह की कोई सुविधा है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। हमारे गांव के जो निजी जो हमारे गांव के निवासी हैं वो बहुत परेशान हैं। इलाज के लिए उन्हें खुर्जा जाना पड़ता है, जबकि अस्पताल यहाँ बना हुआ है, लेकिन अस्पताल में इलाज की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ कोई देखने सुनने वाला भी नहीं है यहाँ। तो मेरी आपके मीडिया के द्वारा ये अनुरोध है कि आप हमारे इस गांव की इस जर्जर हालत को आगे तक पहुंचाएं और इस अस्पताल को पुनर्जीवन में इसको चालू करने की स्थिति में लेके आएं, ताकि हमारी यहाँ की जनता जो है आसानी से अपना इलाज करा सके। तो ये लगभग कब बना था, आपको जानकारी है इसकी? इसको 2 से 3 साल हो गए बने हुए। अरे विकास की योजना में बनी। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। ये कब का बना हुआ है? ये 12 साल है जी। तो मतलब कैसे पड़ा ये पढ़ा है जी, मतलब काई ने आकी एप्लीकेशन दी ना। अच्छा, तो इसका कितना समय हो गया बने हुए? बने हुए है 12 साल। 12 साल हो गए। हाँ। तो ये मतलब सामुदायिक हॉस्पिटल है, तो सरकारी हॉस्पिटल है? हाँ, सरकारी और हॉस्पिटल। पताई के लिए कौन? हाँ, ये जो है यहाँ एक कमरा बनाने के लिए आई। कमरा बनाने के लिए आई तो कमरा पहले तो ये उछलवा दियो, सब दीवार तोड़ दी। फिर यहाँ की नीम खुदवा दी। नीम खुदवा के फिर मतलब यहाँ आए और बंद कर दिए जी। क्या जी? मैं आए पंचायत घर बनवाऊंगा जी। कौन प्रधान थे उस समय? चतर सिंह। अब अभी जो खत्म हुए काम जी। भारतीय जनता पार्टी के जनपद सुल्तानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष वर्मा जी, माननीय विधायक सदर श्री सीताराम वर्मा जी, विधायक सुल्तानपुर श्रीमान सूर्यभान सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह और सीओ यूपीडा श्री उमेश कुमार अवस्थी जी, मंडलायुक्त अयोध्या, जिलाधिकारी और इस क्षेत्र के पुलिस के हमारे अधिकारीगण, सुल्तानपुर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण के कार्य को 2018 में प्रारंभ की। इसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके व्यापक औद्योगिकीकरण की दिशा में पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाकर यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाना, और यह हम सब के सामने स्पष्ट है कि विगत 1 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना महामारी के बावजूद जिस तत्परता के साथ
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कार्य को आज संपन्नता की ओर बढ़ाया जा रहा है, वह देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी अपने आप में एक उदाहरण बनता जा रहा है। हम जिस स्थान पर हैं, ये एक एयर स्ट्रिप भी बन रही है, यानी यहां पे बड़े से बड़े विमान को इस स्थान पर उतारा जा सकता है। अगर कभी इमरजेंसी में हमें कोई विमान उतारना हो तो इस स्थान पर आराम से उसको उतार करके लोगों को सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। और सुल्तानपुर वासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि यह सुविधा सुल्तानपुर जनपद को प्राप्त हुई है। एक्सप्रेसवे हमारा प्रयास है कि हर हाल में 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में यह एक्सप्रेसवे बने और एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण हो, ये सरकार की अपेक्षा है और हम लोग इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। विकास में हम सबका एक सकारात्मक योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये विकास ही हमारे जीवन में खुशहाली ला सकता है। हमें समृद्धि और खुशहाली का मार्ग विकास के माध्यम से ही देखने को मिल सकता है। ये केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का बैकबोन यानी उसकी रीढ़ बनने जा रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ये व्यापक संभावनाओं का एक क्षेत्र बनेगा, औद्योगिक निवेश होगा और ये औद्योगिक निवेश भविष्य में इस पूरे क्षेत्र के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। हमारा नौजवान देश और दुनिया के अंदर पलायन करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का उपयोग हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक नए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में यहां का नौजवान यहीं से अपना योगदान दे, इस विश्वास के साथ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। आज इसी का निरीक्षण करने के लिए मैं आज आपके जनपद में आया हूं। आप सभी भारी मात्रा में यहां पर उपस्थित हुए। मैं इसके लिए इन सभी कार्यों के प्रति रुचि रखने के लिए अपने विधायकगण श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर राम आशीष वर्मा जी और आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको हृदय से मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं कि कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास के प्रति जो एक रचनात्मक माहौल आप सबने बनाया है, ये निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। उसके बाद अब लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ की क्या हैं, राहत कार्यों की? और देखिए, राहत कार्य तो पूरी रात वहाँ पर चलता रहा। 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषि गंगा नदी पर ही है, ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया, इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णु घाट जो परियोजना है उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की थी, आज उसमें 4 लोगों का और खबर आई है। और एक जो सब्सिडरी एक कंपनी थी जिसमें 24-25 लोग थे,
जो तपोवन विष्णु घाट में काम कर रहे थे, तो उसकी भी कल तक जानकारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा है वो 203 क्रॉस किया है, जो आ रहा है आंकड़ा 203 के आसपास आ रहा है, और 4 बॉडी और रिकवर हुई हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 11 बॉडी रिकवर हुई हैं, जो रिकवर हुई हैं और जो मिसिंग हैं कुल 203 की अभी तक खबर आई है। तो सर आपने किस तरह के निर्देश वहाँ अधिकारी को दिए हैं राहत कार्यों के लिए? देखिए, एक तो हमारे डीजीपी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। कल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल रेंज वो मेरे साथ वहाँ पर गए थे, तो उनको आज से वहीं पर कैंप करने को दोनों के लिए कह दिया गया कि आप वहीं कैंप करें। जिला प्रशासन हमारा वहाँ पर तैनात है और बाहरी ज़िलों से भी कुछ अधिकारी वहाँ पर भेजे गए हैं, ताकि जो मिसिंग हैं, जो बॉडी रिकवर हो रही हैं, तो उनका पोस्टमार्टम होना है या पंचनामा होना है, तो वो शीघ्रातिशीघ्र उसकी हो सके। और जो भी ऐसे मिसिंग हैं या जो जानकारी अभी नहीं आ रही, तो उन आंकड़ों को जुटाया जा रहा है और गहराई से वहाँ पर छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर वहाँ पर 35 लोग अभी एक सुरंग में होने की संभावना है, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, अब भी चल रहा है, और कोशिश है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कौन कौन सी फोर्सेस सर उस ऑपरेशन में लगी हुई हैं? देखिए, आईटीबीपी, सेना और जो हमारी एसडीआरएफ है, हमारी पुलिस है, ये सब लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ भी कल शाम पहुँच गई है, वो शाम को ही देहरादून से बाई बस उनको रवाना किया गया है। आज और भी एनडीआरएफ की भेजने की तैयारी है, यद्यपि हमने कहा है कि अब हमको पर्याप्त वहाँ पर हमारे पास बल है, लेकिन अगर कोई ऐसे उपकरण हैं कि सुरंग तक पहुँचा जा सके, मुहाने तक, क्योंकि उसके बाहर लगभग 100, 125, 150 मीटर में मलबा भरा पड़ा है, जिस पर किसी मशीन चल नहीं सकती है, मैनुअल वहाँ पर सब काम हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी कोई मशीन हो जो दलदल में चल सके या फिर उस दलदल को सॉलिड किया जा सके, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसके लिए भी बात हुई है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कहीं है तो अगर उपलब्ध हो सकती है तो वो टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत होगी। सर केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, जो जलजला आया था, वो रात का समय था, और यहाँ जो तपोवन और रैणी गांव में हुआ है कल, मतलब सुबह के टाइम हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इससे काफ़ी कुछ बचाव हो गया? क्या मतलब अंतर दोनों में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। जो लेबर है इस समय साइट पर काम कर रही थी, जो बिल्कुल नदी के साथ था, रात को अपने घरों में अगर होते तो शायद ये बच सकते थे, सिवाय की जो नाइट ड्यूटी पर हैं। तो लेकिन ये आपदा है, इसके बारे में कोई भी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती है, और इसलिए उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, उसका कोई पहले से कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है। तो ये आपदा है, इसको मैं समझता हूँ कि इसी रूप में देखना चाहिए। और अब हम क्या कर सकते हैं, जो जीवित हैं उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, जो नहीं रहे उनके परिवार को हम किस ढंग से सहयोग कर सकते हैं, वो एक बड़ा विषय है। सर आपने कोई ऐसे निर्देश भी दिए हैं कि जो ग्लेशियर टूटा है, क्या स्थिति वहाँ ऐसी बनी है कि उसकी स्टडी की जाए कोई? हाँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं ओम प्रकाश जी, उनको कहा है कि जो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, अगर उसके कारणों का कुछ पता चल जाए और उसका कारण ढूंढें, तो फिर ताकि भविष्य में कुछ एहतियात बरता जा सके।
सर मेरा नाम विनोद सिंह पंवार, मैं जोशीमठ का रहने वाला हूँ। मैं तपोवन इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता था। आज अचानक सुबह 10:30 बजे के आसपास ग्लेशियर आने के कारण टनल में पानी भर गया था और पानी भरने के कारण हम ऊपर टनल के सरिया के द्वारा आधे रास्ते तक आए। फिर आईटीबी की टीम आई, उन्होंने हमें निकाला और सब सही है। हम फिर हम यहाँ आईटीबी के हॉस्पिटल में सुनील में। श्रीनिवास रेड्डी है, मेरा गांव श्रीशैलम नज़दीक में है, आंध्र प्रदेश का। तो हम लोग तो इधर टनल में काम करने के टाइम में पानी आ गया और टनल में फंस गया। इसी के टाइम में आईटीबीपी रेस्क्यू टीम आके हमारे को बचा दिया, हॉस्पिटल ले लेके गए। हमारे को इधर सुविधा है, हमारा हेल्प कर दिया। ठीक है, अच्छा। मेरा सबको नमस्कार, मेरा नाम बसंत है, मेरा घर नेपाल है। नेपाल देश, जिला प्युठान, राप्ती अंचल, गौमुखी गाउँपालिका, वार्ड नंबर 3, रजबरा मेरा घर। और मैं नेपाल के रहने वाले हूँ और हम थे इस साल अभी उत्तराखंड गढ़वाल में, भारत देश में तपोवन कंपनी में काम कर रहे थे। अचानक हुआ ये, हाँ 300 मीटर अंदर टनल के अंदर घुस गया था। उस टाइम बाहर से बाहर आ गया ग्लेशियर बह के। तब हम रहे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ रह गया। तब उसके बाद आईटीबी वाले साहब लोग गए, तब आईटीबी वाले ने हमको निकाला बड़ी मुश्किल से और यहाँ हमारी इलाज हो रही है ठीक ठाक और सब ठीक है। हमको हमारे को सब तबीयत ठीक ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। सर मेरा नाम लाल बहादुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोड़ी झाकनीघाट से बिलोंग करता हूँ और हम अभी यहाँ क्या आईटीबी क्या बोलते हैं जोशीमठ तपोवन में ऋतिक कंपनी में आउटफॉल में काम कर रहे थे टनल के अंदर। वहाँ पे सुबह 10-10:30 बजे के टाइम पे इससे आवाज़ आई हमारे को बाहर निकालने की। वो आवाज़ आई कि बाहर आ जाओ, लेकिन तब तक पानी अंदर आ चुका था और काफ़ी 1-2 घंटे हमने मशक्कत करने के बाद आईटीबीपी फोर्स ने हमारे को रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से हमें निकाला और उसके बाद अभी आईटीबी कैंप जोशीमठ में मुझे तो हमारा इलाज चल रहा है। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं ढाक गांव का चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आज हमारी कंपनी में जो आपदा आई थी और आईटीबीपी जोशीमठ ने रेस्क्यू करके हमें बचाया है और अपना हॉस्पिटल में ले आए हैं और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उपचार कर रहे हैं। और मैं ढाक विलेज से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि हम आउटफॉल इंटेक टनल पे थे तो हम फेस पे काम कर रहे थे। तो फेस पे जैसे ही काम चला तो हम फेस पे क्राउन लगा रहे थे सर। क्राउन लगाते एक खाली आवाज़ आई कि बाहर निकलो। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। जैसे हम बाहर दौड़ने लगे तो वैसे पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि सीधा फोर्स सीधा टनल के मतलब मुंह पे घुस गया। हम बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण तो टनल पर इतना पानी आ गया कि हमने सीधा ऊपर वो पकड़ा, टनल के जो होता है क्राउन बोलते हैं ना, क्राउन को पकड़ लिया। तो क्राउन को पकड़ा तो उसको पकड़े रखे कम से कम आधा 1 घंटा लगा हमको। तो हमने कहा कि जान तो बचानी है, तो आधा 1 घंटा लगा। तो हमने उसको पकड़ा तो पानी का बहाव जैसे ही मतलब कम होता रहा। उसके बाद हमने धीरे नीचे उतरे तो दलदल में थोड़े बड़े पत्थर थे, उसमें हमने थोड़ा सा सांस ली। उसके बाद हमने उम्मीद छोड़ ली थी कि हम नहीं बच पाएंगे। जैसे हमने 300 मीटर दूर थे, 300 मीटर से दूर चलते टनल के फेस पे पहुंचे हमने थोड़ा सा एक रोशनी जैसे दिखाई थी, छेद जैसा। तो जैसे दिखाई थी तो हमने सीधा सोचा कि यार चलो ऑक्सीजन तो मिल जाएगा हमें। जैसे हम छेद पे पहुंचे, टनल के मुंह पे पहुंचे, तो हमने थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा वो किया कि नहीं कुछ नहीं होगा हमें। तो एक विनोद भाई हैं हमारे, उनके पास मतलब मोबाइल में नेटवर्क पकड़ लिया भगवान बद्री विशाल की कृपा से। और तब उन्होंने फ़ोन किया, बीएसएनएल का टावर था उनका, शुक्र करो कि पकड़ लिया वहाँ पे। तो उन्होंने फ़ोन किया, हमारे जो जीएम सर हैं उनको फ़ोन किया एनटीपीसी से। तो उन्होंने सीधा हमारे मतलब रेस्क्यू टीम, हमारे आईटीबीपी, जय जवान जय भगवान आईटीबीपी को संपन्न रखे, सुखी रखे। उन्होंने हमको रेस्क्यू करके बचाए एक एक करके, और संपूर्ण तसल्लीपूर्वक बचाए हमें। और हमारा इलाज चल रहा है अभी आईटीबीपी जोशीमठ में सुनील में।
जमीन पर बाइज्जत शहरी बनकर रहेंगे, मगर इल्जाम लगाना इनका मकसद है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अब कांग्रेस में दम नहीं है मेरे भाई, अब कांग्रेस में दम नहीं है, अब कांग्रेस में कुछ भी नहीं हो सकता इनका। अब कांग्रेस को अगर दुनिया के सबसे बड़े हकीम साहब के पास भी जाकर बोलेंगे हकीम साहब एक पेशेंट है, हकीम साहब पूछेंगे पेशेंट को क्या हुआ, तो आप बोलेंगे पेशेंट बहुत कमजोर हो गया। हकीम साहब बोलेंगे पेशेंट का नाम, तो आप बोलेंगे कांग्रेस। हकीम साहब बोलेंगे बेटा मेरे पास उसके लिए कोई दवा नहीं है। आप कांग्रेस को नहीं उठा सकते। आप ये जो वेस्ट बंगाल में, मगरबी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट मुर्दार हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। वहां वेस्ट बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि आओ मजलिस को लेकर आओ। हम एक विकल्प देख रहे हैं मजलिस के रूप में, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं। हर जगह पर कांग्रेस खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी हार गए अमेठी, कहां जाकर जीते? वायनाड में, जहां पर 35% के करीब अकलियतें हैं। और कांग्रेस पार्टी के गुलाम हम पे कहते हैं कि वो इसी वोट काटने को आया है। अरे मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, कुत्ता काटता है, मैं इंसान हूं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिलों को मिला कर रहे। बोला कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे वे उलझा रहे, क्या समझ में जाना, काम नहीं कर। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये कहा हमने। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन है ही नहीं। ठीक है सर, प्रधानमंत्री जी कहना ये है कि समस्या या समाधान, समस्या ही काट दो, जिन्हें बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निपट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा कि ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? तो है ही नहीं यहाँ से। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? वो दिखाओ नहीं का आ रहे हैं, मिल रहे आपसे। अरे मिली तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे, अपना प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नई बिरादरी आई है, ये सवाल बेसिकली जो। हाँ अब आगे समझ में, या किसान बिरादरी है, आंदोलन करने वालों की, आंदोलन की तरफ हो जाएगा। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आ गई और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकट के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें, किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी, उसकी कीमत देश में, अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। दूध की भी ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट में बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। लेकिन एक उदाहरण उन्होंने जमीन से जोड़ते हुए कहा है कि आप लोग कह रहे हैं जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जबकि पशु नहीं जाता है। उनका ये जोड़ते हुए कहना है इस चीज को। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में। टर्की जैसे देश के हालात होंगे, दूध बाहर से निर्यात होगा, पशु में कटान में जाएंगे, जमीनें बर्बाद होगी। पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी।
तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। मंत्री जी को अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए। जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो MP हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है। तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक MP पेंशन छोड़ दे, उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी। हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को NDA से निकालना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान यूनियन का, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, क्या जा रहा है। नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है हो रहा। वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा होगा। ठीक है, ऐसा उत्तराखंड में जो हुआ है, क्या किसान वहाँ के लोगों की मदद बिल्कुल मदद करेंगे और हमने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सब लोगों को जो जिले लगते हुए वहाँ पर जाएंगे, जो त्रासदी होगी उसके लिए संज्ञान में है। प्रशासन को जिस चीज की जरूरत होगी वो बताए, हर जिले के हमारे यूनिट उनकी मदद करेगी। और उत्तराखंड में जिस चीज की भी जरूरत होगी, हर मोर्चे से किसान वहाँ पे, पहले भी जब वहाँ पे गढ़वाल में उसमें त्रासदी हुई तो वहाँ पर लोग गए और हम पूर्ण रूप से उन लोगों की मदद करेंगे। एक सवाल और है, पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, हम चर्चा करना चाहते। हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, MSP पे कानून बनाओ, ठोस नीति MSP पे बननी चाहिए, देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि कानून में काला क्या है, इसका जवाब। हमने ये कहा कि जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो सफेद वो काला निकाल दे, जो बचेगा फिर देखेंगे। पहले वे तो निकाल लें। वे 15 संशोधन करना चाहते हैं, उसमें वे पहले 15 करे और फिर बतावे। तो इसका मतलब काला है, वे बतावे कौन कौन सा काला है। वो एक नई जमात पैदा हो गई है जो, और ये आंदोलन उसी का ही तो है। तो प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हमें उनकी चिंता है और हमें भी तो उनकी चिंता है। भाई पहले जो 2 हेक्टेयर से किसान कम लोग हैं, पहले उनकी 6000 से बढ़ा के उनकी आमदनी बढ़ा दो। उनकी पहले 24,000 कर दो, सेकंड फेज में दूसरे जगह उन किसानों का कर्जा माफ कर दो। पहले छोटे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। हम कह रहे हैं कि MSP है, उसके साथ में एक चीज और जोड़ेगा, MSP पे कानून बनेगा। पन्ना जनपद के वन परिक्षेत्र कार्यालय पवई में रेंजर नमी अहमद खान एवं समस्त वन कर्मचारियों ने देवास जिले में वन कर्मचारी वन प्राणियों की रक्षा करते समय मौत के काल में समा गया, जिससे समस्त वन परिक्षेत्र में वन कर्मियों के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। साथ ही वन कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सहायता एकत्र करने का संकल्प लिया। रेंजर नवी अहमद खान ने बताया कि समस्त वन कर्मचारी हमारा परिवार है, हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ते चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। पवई से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट। एक हमारे वन परिवार का सदस्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दिया है, उसकी आत्मा की शांति के लिए वन परिवार पवई की ओर से 2 मिनट का मौन धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। पन्ना जनपद के अंतर्गत अमानगंज तहसील के बुमराह गांव में NGC कंपनी किसानों की फसल खराब कर रही है। फसल उगे खेतों के बीचों बीच पेट्रोल, डीजल, CNG चेक कर रही है। कंपनी इससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। आपको बता दें कि किसानों के साथ जबरदस्ती भी की जा रही है। पन्ना जनपद से हमारे संवाददाता तिलक राज पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। उनका कहना है कि हमारी खेती जो खराब हो रही है उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार कंपनी है। अच्छा, कंपनी ये कहाँ पे है? कंपनी गुनौर रोड, अमानगंज। अच्छा, आप किसके आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं? कंपनी के। आपने परमिशन यहाँ लिया है? परमिशन किसानों से परमिशन लेने के लिए तो आए हम लोग। अच्छा, तो किसान क्या बोल रहे हैं? किसान कुछ हाँ बोल रहे हैं और जिनके खेतों में से हमको निकलना नहीं है वो ना बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ किसान अभी आगे 1-2-5 मिनट पहले ही बोल रहे थे कि हमारे यहाँ मतलब कि हमारे खेत से भी निकली हुई को मुआवजा चाहिए, तो वो उनके किसान के आरोप लगा रहे हैं ना, फिर भी जबरदस्ती डाल रहे हो आप? नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहा।
जबरदस्ती कर रहे होते तो सुबह से यहाँ बैठे हैं, 4 घंटा हो गया, खाली किसान से पूछ रहे हैं कि भैया डालने दोगे डालने दोगे डालने दोगे। जब 2 घंटे से हम लोग पूछ रहे हैं तो जबरदस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा अच्छा, आपकी हेड ऑफिस जो भी यहाँ पे है, अब एरिया में किस जगह है? गुनौर रोड अमानगंज। गुनौर रोड अमानगंज। आपका नेम क्या है? हेमंत राय। हेमंत राय। मतलब कि आप अपने मतलब वो आदेश जो है मतलब कि अपनी कंपनी से ये दिलवा सकते हैं कि किसानों की खेती की मतलब खराब करने से मतलब पैसा देना है हम लोगों को? अभी आपको व्हाट्सएप पे दिखाया ना आदेश काम करने का, सर्वे का हमारे पास आदेश नहीं, ये आदेश मैंने देखा है, सर्वे करने का है और चेक करने का है, पर इस चीज का नहीं खेतों के मतलब की नुकसान अब करूँ। नुकसान करेंगे किसान से, हमारी पर्सनल किसान से बात होगी, जो भी उनका लॉस होता है वो देने को हम लोग तैयार हैं। अच्छा अच्छा भैया, क्या दिया आपका कुछ? मेरा कुछ नहीं दिया है, मेरा तो वहाँ से नुकसान हो गया है। आपसे पूछा है इन लोगों ने? नहीं पूछा है। तो ये क्यों बोल रहे हैं फिर कि आप लोगों से पूछा है? एक लोगों से पूछते हो, 3 लोगों के खेत में लान डाल देते हैं। अच्छा, बिना पूछताछ काम कर रहे हैं लोग। हम हमारे खेत में नहीं पूछा, हम सोच रहे हैं कि किसी के खेत में नहीं पूछते हैं लोग। अच्छा, तो इनका कहना है कि हमारे खेतों से नहीं पूछा है तो किसी के खेतों के लोगों से नहीं पूछते हैं लोग। अचानक लाइन डाल देते हैं, 1 लोग से पूछते हैं, 5 लोगों के लाइन में फ्री डाल देते हैं। पन्ना जनपद में अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में राम भक्तों ने डीजे और बाजे के साथ विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली अमानगंज तहसील के पांडव प्रयाग से होते हुए उड़ला, रैगांव, सिरसी, सूरजपुर, सुनवानी खुर्द, कोटी, सांटा होते हुए सुनवानी कला के शिवघाट धाम में रैली का समापन किया गया। वहीं रैली के माध्यम से राम भक्तों ने लोगों को जागरूक किया और राम मंदिर निर्माण के लिए सभी से सहयोग के लिए कहा गया। पन्ना जनपद से सतीश चौबे की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया।